इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस, जीआईसी, एलटी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? ए रिकार्डो द्वारा, बी जे.एस. मिल द्वारा, सी गुस्ताव कैसल द्वारा और डी हैबरलर द्वारा। तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन गुस्ताव कैसल द्वारा किया गया था। सी सही है, एक का सी सही है। गुस्ताव कैसल ने क्रय शक्ति समता का प्रतिपादन विनिमय दर निर्धारण के आधार पर किया था और 1993 में IMF ने क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग किया और वर्तमान में विश्व बैंक इस विधि का प्रयोग विभिन्न देशों में रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए कर रहा है। तो यह क्रय शक्ति समता सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन गुस्ताव कैसल द्वारा किया गया था। अगला 2 नंबर क्वेश्चन, तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एडम स्मिथ, रिकार्डो, हैबरलर, जे.एस. मिल। तो तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वह डेविड रिकार्डो द्वारा किया गया था। डेविड रिकार्डो, बी ऑप्शन में है, बी सही है। और एडम स्मिथ द्वारा निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत दिया गया था। जे.एस. मिल ने पारस्परिक मांग का सिद्धांत दिया। अगला 3 नंबर क्वेश्चन, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत आधारित है बहुदेश बहुवस्तु मॉडल, दो देश बहुवस्तु मॉडल, दो वस्तु बहुदेश मॉडल, दो देश दो वस्तु मॉडल। तो रिकार्डो का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है उसकी प्रमुख मान्यता दो देश दो वस्तु मॉडल है। तो दो देश दो वस्तु मॉडल डी ऑप्शन में दिया गया है। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में बताया कि दो देशों के बीच व्यापारिक संबंध होने का जो कारण है वह लागतों में निरपेक्ष अंतर नहीं बल्कि लागतों में तुलनात्मक अंतर है। रिकार्डो के अनुसार प्रत्येक देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिसमें उसकी उत्पादन की तुलनात्मक लागत सबसे कम होती है। इसके अलावा रिकार्डो ने अपने सिद्धांत को श्रम का ही एकमात्र उत्पादन का साधन माना अपने सिद्धांत में रिकार्डो ने, जिससे दोनों वस्तुओं के निर्माण को श्रम लागत निर्धारित करती है। अगर मान्यताओं की बात की जाए रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत में तो दो देश और दो वस्तुओं के उत्पादन की बात करता है। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत उत्पादन का एकमात्र साधन श्रम है और उत्पादन लागत का श्रम की इकाइयों में मापा जा सकता है। उत्पादन लागत को उत्पादन पर समान प्रतिफल का नियम लागू होता है। इसके अलावा उत्पादन के साधन देश के अंदर पूर्णतः गतिशील हैं परंतु देशों में पूर्णतः गतिहीन हैं। रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है और राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, अर्थात कह सकते हैं सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, रिकार्डो ने किस आधार पर तुलनात्मक लाभ सिद्धांत की व्याख्या की? श्रम का मूल्य सिद्धांत, पैमाने की मितव्ययिता, अवसर लागत, घटते प्रतिफल का नियम। तो अभी हम लोगों ने रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यताओं के बारे में जाना। तो उसमें एक मान्यता जो है रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत में मूल्य का श्रम सिद्धांत लागू होता है। तो 4 का ए सही है। 5, स्फीति अंतराल की अवधारणा का प्रतिपादन किया है कीन्स ने, पिगू ने, हिक्स ने, मार्शल ने। स्फीति अंतराल की अवधारणा का प्रतिपादन प्रोफेसर कीन्स द्वारा किया गया था। 5 ए सही है। 6, मूल्य बढ़ाव स्थिति का सिद्धांत थ्योरी ऑफ मार्कअप इन्फ्लेशन किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? फिलिप्स, फ्रीडमैन, गार्डनर, एक्ले, डार्विन। तो थ्योरी ऑफ मार्कअप इन्फ्लेशन का सिद्धांत जो है गार्डनर, एक्ले द्वारा प्रतिपादित किया गया था या इनसे संबंधित है। 6 सी सही है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन, मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से की जानी चाहिए यह कथन है रॉबर्टसन, वकील एवं ब्रह्मानंद, कीन्स, कोई नहीं। तो मुद्रास्फीति की तुलना
डाकू से वकील तथा ब्रह्मानंद द्वारा की गई थी। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। 7 सी सही है। इसके अलावा मुद्रास्फीति को अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया, जैसे मुद्रास्फीति एक मौद्रिक घटना है, फ्रीडमैन का मानना था। मुद्रास्फीति को पूर्ण रोजगारी घटना जो मानने का श्रेय है वह प्रोफेसर कीन्स को है, तथा स्फीति का खोज सिद्धांत फिलिप्स द्वारा दिया गया था। मुद्रास्फीति को लोगों की मुद्राधारिता के ऊपर स्फीति कर के रूप में कैगन द्वारा देखा गया था। स्फीति एक आनुपातिक कर है, आर.एन. भार्गव ने कहा था। और स्फीति एक प्रतिगामी कर है, एस.एन. लाल द्वारा कहा गया था। यह इंपॉर्टेंट है। एस.एन. लाल ने स्फीति के बारे में क्या कहा कि स्फीति एक प्रतिगामी कर है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, यदि बेरोजगारी के साथ कीमतों में भी वृद्धि हो तो इस स्थिति को कहा जाता है मुद्रा अपस्फीति, स्टैगफ्लेशन, मुद्रा प्रत्यास्फीति, उपरोक्त सभी। यदि बेरोजगारी के साथ कीमतों में भी वृद्धि हो तो इसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है 8 का। अब अपस्फीति किसे कहा जाता है? जब किसी अर्थव्यवस्था में राजकोषीय और मौद्रिक नीति के साथ सरकारी नियंत्रण या हस्तक्षेप के साथ स्फीति में जो गिरावट पाई जाती है तो उसे अपस्फीति कहा जाता है। संस्फीति या कह सकते हैं रिफ्लेशन किसे कहा जाता है? इस स्फीति का प्रतिपादन जो है रिफ्लेशन या इस स्फीति का प्रतिपादन कीन्स द्वारा किया गया था। पूर्ण रोजगार के पहले समग्र मांग में वृद्धि के कारण कीमत स्तर में जो वृद्धि होती है उसे संस्फीति कहते हैं। इस समय कीमत में होने वाली वृद्धि अस्थायी प्रकृति की होती है और पूर्ण रोजगार स्तर के बाद कीमत स्तर में होने वाली जो वृद्धि है वह स्थायी प्रकृति की होती है। अपस्फीति क्या है या मंदी क्या है? जब समय पर्यंत किसी अर्थव्यवस्था के सामान्य कीमत स्तर में जो है निरंतर गिरावट पाई जाती है तो उसे अपस्फीति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वह है 9 नंबर, यदि ब्याज दर से मुद्रा स्फीति दर अधिक है तो वास्तविक ब्याज दर होगी ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, अनंत। यदि ब्याज दर से मुद्रा स्फीति दर अधिक है तो वास्तविक ब्याज दर होगी ऋणात्मक होगी। 9 ए सही है। 10 कीन्स सबसे अधिक संबद्ध हैं या समृद्ध हैं मांग जनित स्फीति से, संरचनात्मक स्फीति से, निस्पंदन स्फीति से, लागत प्रेरित स्फीति से। तो कीन्स सबसे अधिक जो समृद्ध हैं वह है मांग जनित स्फीति से। 10 ए सही है। 11 नंबर क्वेश्चन, मांग प्रोत्साहित स्फीति का कारण है अधिक उत्पादन, जनसंख्या में वृद्धि, उत्पादन लागत में वृद्धि, ऊंचे करारोपण। तो मांग प्रोत्साहित स्फीति का जो कारण है वह जनसंख्या में वृद्धि है। बी 11 बी सही है। 12 नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट संबंधित है कृषि क्षेत्र में सुधार से, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से, औद्योगिक क्षेत्र में सुधार से, बीमा क्षेत्र में सुधार से। नरसिम्हन कमेटी जो है बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है और यह 2 बार गठित की गई है नरसिम्हन समिति। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, लाभ का लागत सिद्धांत विकसित किया गया क्लार्क द्वारा, हाले द्वारा, वाकर द्वारा, टाजिंग द्वारा। तो लाभ का जो लगान सिद्धांत है वह वाकर द्वारा विकसित किया गया था। इसके वाकर द्वारा विकसित लगान के सिद्धांत के अतिरिक्त लाभ के अन्य सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जिसमें लाभ का प्रावैगिक सिद्धांत जे.बी. क्लार्क द्वारा दिया गया था। लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत सुम्पीटर द्वारा दिया गया। लाभ का जोखिम वहन सिद्धांत नाइट द्वारा दिया गया था और लाभ का विस्मयकारी अचंभा सिद्धांत साइकिल द्वारा दिया गया था। ये लाभ के सिद्धांत जो दिए गए थे इनके प्रतिपादित अर्थशास्त्रियों के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लाभ का लगान सिद्धांत या लाभ का लागत सिद्धांत वाकर द्वारा दिया गया था। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, शब्द संभाव्य आश्चर्य किस सिद्धांत से संबद्ध है? तो अभी हम लोग बात किए संभाव्य आश्चर्य या विस्मयकारी सिद्धांत जो है वह लाभ के सिद्धांत से संबंधित है और लाभ का सिद्धांत जो है ऑप्शन डी में दिया गया। 14 का डी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन, रिकार्डो का लगान सिद्धांत और आधुनिक लगान सिद्धांत है एकदम अलग,
थोड़ा अलग, लगभग एक जैसा, एक ही। रिकार्डो का लगान सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत एकदम अलग है। क्यों अलग है? रिकार्डो के अनुसार लगान वह अतिरेक है जो भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए भूमिपति को भुगतान की जाती है। रिकार्डो लगान की उत्पत्ति का मुख्य कारण भूमि की दुर्लभता या सीमितता को मानते हैं, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री जॉन रॉबिन्सन लगान को साधनों की विशिष्टता के आधार पर परिभाषित करते हैं, और रॉबिन्सन बताते हैं कि जो साधन जितना अधिक विशिष्ट होगा उसको लगान का भुगतान उतना ही अधिक किया जाएगा। जो साधन पूर्णतः अविशिष्ट होगा उस पर कोई लगान या अतिरेक नहीं प्राप्त होगा। इसके अलावा रॉबिन्सन कहती हैं कि लगान केवल जो है भूमि पर नहीं बल्कि सभी दुर्लभ साधनों पर प्राप्त होता है, और उत्पादन के सभी साधन दुर्लभ होते हैं, इसलिए लगान की उत्पत्ति सभी साधनों पर होती है। इस प्रकार से जो है रिकार्डो द्वारा भूमि पर ही लगान की बात की गई थी, और आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा जितने भी उत्पादन के साधन हैं सब पर लगान की बात स्वीकार की गई थी। इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्री और रिकार्डो के लगान के सिद्धांत में अंतर है, एकदम अलग हैं दोनों सिद्धांत। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत प्रतिपादित किया शुम्पीटर ने, नाइट ने, हाले ने, क्लार्क ने। तो लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत, अभी हम लोगों ने लाभ के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। लाभ का लागत का सिद्धांत वाकर ने दिया था। लाभ का प्रायोगिक सिद्धांत जेबी क्लार्क ने दिया था। लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत शुम्पीटर द्वारा दिया गया था। तो नवप्रवर्तन सिद्धांत पूछा गया है। 16 का ए से ही शुम्पीटर द्वारा दिया गया लाभ का नवप्रवर्तन सिद्धांत, 16 ए से ही। 17 आभास लगान की अवधारणा दी थी मार्शल ने, सैमुअल्सन ने, पिगू ने, रिकार्डो ने। आभास लगान सिद्धांत की अवधारणा जो है वह मार्शल द्वारा दी गई थी, 17 ए सही है। क्या है आभास लगान? अल्पकाल में उत्पादन के साधन की सीमितता के कारण जो अतिरेक उत्पन्न होता है उसे आभास लगान कहते हैं, अथवा कह सकते हैं अल्पकाल में उत्पादन के विशिष्ट साधन या उत्पादन के साधन के कारण जो अतिरेक की प्राप्ति होती है उसे आभास लगान कहते हैं। आभास लगान अल्पकाल में उत्पन्न होती है, जबकि आर्थिक लगान जो है दीर्घकाल में उत्पन्न होती है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है आभास लगान किस समय उत्पन्न होती है, तो आभास लगान अल्पकाल में उत्पन्न होती है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन, 17 का जो सही आंसर है वह ए है। 18 नंबर क्वेश्चन, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियन विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है, और इसमें है नहीं ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में ना ए बी सी डी किसी में नहीं है, तो इसमें कोई नहीं होगा, डी सही हो जाएगा। अगला साप्टा संबंधित है पर्यावरण से, व्यापार से, शिक्षा क्षेत्र से, सुरक्षा से। तो साप्टा व्यापार से संबंधित है। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, दक्षिण एशियाई स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र, दक्षेस जो है साप्टा की स्थापना दक्षेस के 8वें शिखर सम्मेलन नई दिल्ली 1995 में की गई थी, और इसकी शुरुआत 2006 से हुई है साप्टा की शुरुआत। तो साप्टा का संबंध जो है वह व्यापार से है। व्यापार 19 का 20 है, ये 20। एशियन विकास बैंक किसके अधीन कार्य करता है? IMF, IBRD, ECAFE, ए था भी दोनों, तो एशियन विकास बैंक जो है ECAFE के अंतर्गत कार्य करता है, 20 सी सही है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन गैर आर्थिक सामान है? तो आर्थिक सामान की अगर बात की जाए तो पेट्रोल, दूध और सोना ये आर्थिक हैं, जबकि समुद्र का पानी गैर आर्थिक है। प्रोफेसर रोस्टो ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया को निम्न अवस्थाओं में बांटा है, 5, 10, 7, 3। तो रोस्टो ने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में आर्थिक विकास को 5 चरणों में बांटा है। कौन कौन से 5 चरण हैं? परंपरागत समाज, दूसरा आत्मनिर्भरता के पूर्व की अवस्था, तीसरा आत्मनिर्भरता की अवस्था, चौथा परिपक्वता की अवस्था, और पांचवा अत्यधिक उपभोग की अवस्था। रोस्टो द्वारा जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया की अवस्थाएं बांटी गई हैं वह 5 हैं, और इन 5 अवस्थाओं
का जिक्र किसी न किसी एग्ज़ाम में रहता है। कहीं ये अवस्थाएं क्रम से लगाने को पूछ लिया जाता है, और कहीं पूछ लिया जाता है कितनी अवस्थाएं हैं, और कहीं पूछ लिया जाता है परिपक्वता की अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आती है। तो एक बार दोबारा जान लेते हैं। पहला जो चरण है वह है परंपरागत समाज, दूसरा आत्मनिर्भरता के पूर्व की अवस्था, तीसरा आत्मनिर्भरता की अवस्था, चौथा जो है वह परिपक्वता की अवस्था, और पांचवा अत्यधिक उपभोग की अवस्था है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, तो इसका 5 आंसर सही होगा, 22 का ए सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्न चित्र में प्रदर्शित है। एक्स अक्ष पर पी और वाई अक्ष पर डिमांड और सप्लाई को दिखाया गया है। तो इसमें कह सकते हैं सामान्य संतुलन की बात की गई है। यह वालरा द्वारा प्रतिपादित सामान्य संतुलन का आरेख है। अगला 24 नंबर, पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया 1991 में, 1966 में, 1992 में, 1965 में। पहले राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन 1966 में किया गया। अगला 25 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण श्रम पर राष्ट्रीय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1980, 1966, 1987, 1991। तो ग्रामीण श्रम पर राष्ट्रीय आयोग का गठन जो है वह 1987 में किया गया था। सी ऑप्शन सही है। 25, 26, भारत किस वस्तु का आयात नहीं करता है? पेट्रोलियम का, लौह अयस्क का, मशीनरी का। तो पेट्रोलियम, लौह अयस्क एवं मशीनरी का आयात एवं निर्यात दोनों किया जाता है, लेकिन कपास का भारत आयात नहीं करता है, सिर्फ निर्यात करता है। तो 26 का डी सही हो जाएगा।